हेलो एवरीवन। तो यार आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बिट मैनिपुलेशन या बिट मास्किंग की तरफ से नाम से बहुत से लोग जानते होंगे इस टॉपिक को। तो यार ये टॉपिक ऐसा है जिसमें यार बहुत सारे चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। मतलब आज की पूरी वीडियो उसके बेसिस पे होगी कि हम हर एक चीज़ को समझेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हमारे क्या क्या चेंजेस लाते हैं किसी भी एक इंटीजर पे, कौन कौन से बिट के ऑपरेशंस हैं हमारे, हम ऑपरेशंस को कैसे मैनिपुलेट करके क्या चीज़ निकाल सकते हैं। और कुछ कुछ हम दो तीन फेमस क्वेश्चन भी देखेंगे आज की वीडियो में ही। मैं ये चाहता हूँ कि यार आज की वीडियो तुम पूरी एंड तक देखना, स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि अगर आज की वीडियो में तुमने कोई भी एक चीज़ मिस कर दी तो फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसमें हम सारे मोस्टली क्वेश्चंस ही करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के ऊपर। आज की वीडियो थोड़ी सी थ्योरेटिकल होगी जिसमें मैं सारा तुम्हें बेस देना चाहता हूँ, फाउंडेशन देना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करूँ और उसका कोई सॉल्यूशन या अप्रोच बताऊँ तो ये ना हो कि तुम्हें वो चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि तुमने आज की वीडियो ध्यान से नहीं देखी। जो भी ये वीडियो को देख रहा है या तो तुम मेरे नोट्स से फ्यूचर में पढ़ सकते हो या तुम अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हो साथ साथ वीडियो को देखते देखते। यार बिट मैनिपुलेशन या बिट मास्किंग इसको क्यों बोलते हैं? तो यार देखा जाए तो हम जनरली कंप्यूटर में काम कैसे करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि इंटीजर्स वगैरह में हम काम करते हैं। हम कोड भी करते हैं तो इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स ही आउटपुट करते हैं। लेकिन जब एक इंटीजर को हम उसके बिट फॉर्म में, यानी कि उसका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो 5 को हम 101 लिख सकते हैं बाइनरी फॉर्म में। तो यानी कि 5 का हमने मास्किंग कर दिया, एक तरीके से 5 को हमने कुछ और मास्किंग कर दिया, और वो मास्किंग किस पे बेस है? वो बिट्स पे बेस है। इसलिए यहाँ से ये नाम उठ के आया है तुम्हारा बिट मास्किंग का। तो बिट मास्किंग कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली एक इंटीजर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और हर ऑपरेशन हम बाइनरी बिट्स पे करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बिट मैनिपुलेशन या बिट मास्किंग। तो जनरली तुम्हारे बिट मैनिपुलेशन में यही सारे ऑपरेशंस होते हैं: एंड, और, नॉट, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड ज़ॉर। तो बेसिकली मेरे को इतना पता है कि सबको एंड और नॉट और ज़ॉर का तो पहले से ही आइडिया होगा कि ये क्या करते हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो एक बार इसकी ट्रुथ टेबल तुम देख लेना, वीडियो को अभी पॉज करके कहीं से भी नेट से पढ़ लेना कि इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। मैं ये डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो हम आगे चलते हैं कि यार ये लेफ़्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट क्या होते हैं। हमने तो ये चीज़ से बस सी इन और सी आउट में देखा था, लेकिन यार बाइनरी में ये दोनों ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमारे और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ ढंग से समझ नहीं आएगी तो आगे का पार्ट समझ नहीं आएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट एक्चुअली में करते क्या हैं, कैसे ये ऑपरेट करते हैं। तो लेफ़्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, मैं 5 को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी में यार हमें किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए हम पहले ऐसी कन्वेंशन लिखते हैं 1 2 4 8 16 32, और ऐसे आगे चलता रहता है 2 से वो मल्टीप्लाई होते होते। तो हम हर एक बिट पे 1 कर देते हैं। जो जहाँ जहाँ पे बिट हमारा 1 है तो अगर उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो अगर हमने 5 कहा तो 5 की रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 0 1 होगी। तो लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि हमने हर एक बिट को लेफ़्ट एक प्लेस से शिफ्ट कर दिया। अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट एक से कर रहे हैं तो हर एक बिट को अगर मैं एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देता हूँ तो देखते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे इस इंटीजर पे। तो 5 को अगर हमने 1 लेफ़्ट शिफ्ट करा, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 हमने लेफ़्ट शिफ्ट करा, कितने से करा? 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करा। तो यानी कि हमारी हर एक बिट एक प्लेस आगे चली जाएगी, और हमारी जो स्टार्टिंग बिट होगी ये अगर आगे जाएगी तो जितने भी बिट हमें चाहिए होंगे स्टार्टिंग में एडिंग के लिए वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हर एक बिट को हमने आगे शिफ्ट करा तो 1 वाला ये 8 के नीचे चला गया, 0 वाला 4 के नीचे और 1 वाला 2 के नीचे। तो 5 हमारा ऐसा बन गया। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया। अगर हमने 2 शिफ्ट करा होता लेफ़्ट में तो हम 2 0 स्टार्टिंग में लगा देते। तो स्टार्टिंग में हम उतने ही 0 लगा देते हैं जितने से हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। तो लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद हमारी ये वैल्यू क्या आती है? तो हम देखते हैं 8 + 2 10, यानी कि हमने जब लेफ़्ट शिफ्ट करा तो ये 5 × 2 की पावर 1 हो गया। तो यानी कि हम लेफ़्ट शिफ्ट अगर एक बिट से करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस है कि हम 5 को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 2 की उस पावर से जिससे हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2 × 5 10 हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर आता है, अगर हमने
लेफ़्ट शिफ्ट करा होता 2 से तो इसका सिग्निफिकेंस होता 5 इंटू 2 की पावर 2, तो वो होता 20। तो लेफ़्ट शिफ्ट का सिंपल से मतलब समझो कि हम लेफ़्ट शिफ्ट जब भी करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम उस इंटीजर को 2 की पावर जितने से लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 लेफ़्ट शिफ्ट n का मतलब होगा 5 इंटू 2 की पावर n। उसी तरह हम राइट शिफ्ट की अगर बात करें तो राइट शिफ्ट जस्ट अपोजिट होता है लेफ़्ट शिफ्ट के। हम इसमें हर एक बिट को राइट शिफ्ट कर देते हैं जितनी ये नंबर होता है उतने प्लेसेस से। तो 5 को अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 5 को हमने डिवाइड करा 2 की पावर n से, यहाँ पे n हमारा 1 है। तो लेफ़्ट शिफ्ट होता है 5 इंटू 2 की पावर n, राइट शिफ्ट में हुआ 5 डिवाइड बाई 2 की पावर n। तो किसी भी नंबर को अगर 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो हम डायरेक्ट राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। तो यार तुम कहोगे यार हम ये और भी किसी तरीके से तो कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, हम पहले पावर निकालते 2 की और फिर हम उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते, तो उसमें 2 हमारे लॉस थे तो हमारे को पावर निकालनी पड़ती। और दूसरा कि वो ऑपरेशन जो होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह का वो स्लो होता है कंपेयर टू बिट ऑपरेशन। बिट ऑपरेशन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली बाइनरी पे काम करता है और तुम्हें पता है कि मशीन बाइनरी पे ज़्यादा फास्ट वर्क करेगी क्योंकि उसको उसमें कन्वर्जन्स नहीं करने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट बिट्स में चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए बिट ऑपरेशन फास्ट होते हैं कंपेयर टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो आई होप राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे हैक्स देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो यार मैं फिर से कह रहा हूँ आज की वीडियो ध्यान से और पूरे एंड तक देखना। तो यार अब ज़ॉर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसे तो यार एंड की और की प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता ही होगा, लेकिन ज़ॉर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो जितने भी ज़ॉर के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली सारे मोस्टली इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो पहली ज़ॉर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम 2 सेम इंटीजर का ज़ॉर लोगे तो वो इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर किसी भी एक नंबर का ज़ॉर तुम 0 के साथ लोगे तो वो इक्वल्स टू दैट नंबर इटसेल्फ होगा। तो यानी कि हमने 2 ज़ॉर 2 लिया तो वो 0 हो गया, और 0 ज़ॉर 5 लिया तो ये 5 हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके बेसिस पे तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो अगर तुम्हें ये नंबर्स दिए होंगे 5, 15, 5, 3, 5, 15, तो इसमें एक नंबर ऐसा होगा जो 2 बारी नहीं आया होगा और उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर 2-2 बारी आए होंगे। तो इसमें वो नंबर कौन है तुम्हें ये पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इसको खुद से सॉल्व करना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो अगर ये खुद से सॉल्व ना हो पाए तो तुम कमेंट में डाल देना, मैं एलाबोरेट कर दूंगा। ये बेसिकली ज़ॉर की फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मान लो तुम्हें n+1 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें बेसिकली 1 से लेके n तक तुम्हारे नंबर्स होंगे सारे, लेकिन एक नंबर ऐसा होगा जो रिपीट होगा। ये एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ज़ॉर की प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसका एक हिंट दे देता हूँ या फिर थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ। इसका कोडिंग पार्ट तुम खुद कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैंने कहा कि एक नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर एक बार ही आए हैं, और वो जो सिंगल नंबर है जैसे इस केस में 5 है, ये ही सिर्फ 2 बार ही आया है। तो मैंने कहा अगर मैं इन सब का ज़ॉर ले लूँ, मुझे पता है कि मेरा n+1 नंबर है, n मेरे को गिवन होगा इनपुट में जो कि 5 होगा, तो यानी कि मेरे 6 नंबर्स हैं। इन सब का मैं ज़ॉर लेता हूँ तो 5 ज़ॉर 5 लिया तो वो आपस में कैंसिल हो गया। मेरे पास अब ज़ॉर किसका बचा है? 1 ज़ॉर 2 ज़ॉर 3 ज़ॉर 4। अब मेरे को पता था इसमें 5 नंबर थे। अगर मैं इन 5 नंबर के साथ इसका ज़ॉर दोबारा ले लूँ, इन 5 नंबर के साथ मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर n 5 है तो जो मेरा ज़ॉर आया इस पूरे का, उसका मैं ज़ॉर ले लूँ फिर से 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो मेरा रिज़ल्ट क्या बचेगा? तो जितने भी सिंगल नंबर्स होंगे वो मेरे हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 ये सारे मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे जब मैं दोबारा इनके साथ ज़ॉर लूँगा। लेकिन मेरा 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5 मेरा पहले से ही कैंसिल आउट हो रखा था। तो दोबारा अगर इसके ज़ॉर में मैं 5 लेता हूँ तो मेरा सिर्फ 5 बच जाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये समझो कि मान लो मेरे पास ये नंबर्स पहले से गिवन है और मैं ज़ॉर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, एन मेरा 5 था तो मैं इन पाँचों के साथ इन सभी नंबर का दोबारा से ज़ॉर लेता हूँ। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर होंगे जिनके एक पेयर होंगे, यानी कि 1 का एक और 1 होगा तो 1, 1 ज़ॉर 0 हो जाएगा, 2 ज़ॉर 2 0 हो जाएगा, 3 ज़ॉर
3 और 3 0 हो जाएगा, 4 और 4 0 हो जाएगा, 5 और 5 ज़ोर 5, यानी कि 2 बारी ज़ोर हो गया वो 0 होगा, लेकिन फिर 0 ज़ोर 5 लोगे तो वो 5 बचेगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा यूनिक एलिमेंट आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बात करते हैं यार, तुमने बहुत सारे कोड्स में देखा होगा कि बंदे ऑड इवन चेक करते हैं कुछ इस इक्वेशन से। मान लो तुम्हारा ये कोई नंबर है, नंबर एंड 1, तो ऑड इवन इससे कैसे निकलता है। मैंने एक नई चीज़ और यूज़ करी है, ये तुमने ज़्यादातर देखी नहीं होगी, लेकिन इवन के लिए ये डायरेक्ट इक्वेशन है, नंबर एंड 1 के साथ जोर ले लो 1 का। तो ये दोनों समझाता हूँ ये कैसे निकलता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार तुम अगर बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस करते हो और किसी का सॉल्यूशन भी देखते हो तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करे होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये ट्रिक समझ नहीं आएगा तो उनका लॉजिक तुम पिक नहीं कर पाओगे। तो अगर लॉजिक पिक नहीं कर पाओगे तो यार ग्रोथ नहीं होगी। तो मेन फोकस वीडियो का यही होता है कि यार अगर मैंने कोई टॉपिक कराया है तो भले ही मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें ना करवा पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें इस स्टैंडर्ड तक पहुँचा पाऊँ कि तुम अगर किसी और का भी सॉल्यूशन पढ़ते हो तो वो चीज़ें तुम्हें अपने आप समझ आ जाएँ। तो यार हम देखते हैं कि मान लो 5 के बारे में हम चेक करना चाहते हैं कि 5 हमारा ऑड है कि नहीं। तो नंबर एंड 1 का सिग्निफिकेंस क्या है, हम 1 के साथ एंड ऑपरेशन कर रहे हैं नंबर का। तो नंबर 5 को हमारा रिप्रेजेंट करता है 101, इसका हम एंड ले रहे हैं 001 से। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर हमारा ऑड होगा तो इसकी फर्स्ट बिट हमेशा 1 होगी। तो फर्स्ट बिट अगर 1 होगी और हमने एंड लिया 1 के साथ, तो 1 एंड 1 हमेशा 1 रिटर्न करेगा, यानी कि अगर कोई नंबर होगा तो ये वाली हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू रिटर्न करेगी। अगर कोई नंबर इवन होगा तो ये बिट हमेशा 0 होगी, और 0 और 1 का तुम अगर एंड करते हो तो वो हमेशा 0 आएगा। तो इवन हमें कैसे पता चल जाएगा कि अगर ये इक्वेशन हमारी फॉल्स हुई तो वो नंबर इवन है। अब बात करते हैं यार, बहुत बार ये होता है कि हमें ऑड नहीं चेक करना, हमें सिर्फ यही चेक करना है कि नंबर हमारा इवन है कि नहीं है। तो हम दो काम कर सकते हैं, एक तो नंबर एंड 1 का जो भी रिज़ल्ट आया इसका नॉट कर देंगे, यानी कि नेगेट कर देंगे जो भी रिज़ल्ट आया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इवन के लिए फॉल्स होगा तो फॉल्स का नेगेशन करा हमने तो वो ट्रू हो जाएगा। ये कर सकते हैं, या फिर हम ये सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि मान लो नंबर एंड 1 करा मैंने 6 के लिए, तो ये मेरा पता है मेरे को ये 0 है, तो 0 1 हमारा हमने एंड करा है तो हमेशा रिज़ल्ट 0 आएगा, यानी कि फॉल्स। अब इस 0 का मैंने ज़ोर लिया है 1 के साथ, तो 0 ज़ोर 1 तुम करोगे तो तुम्हें पता था ये हमेशा ट्रू देगा। तो यानी कि इवन नंबर के लिए ये ट्रू देगा। अगर नंबर ऑड होता तो हमारा रिज़ल्ट आता 1, और 1 का ज़ोर तुम लेते 1 के साथ तो वो 0 देता। तो इससे भी तुम्हें पता चल जाएगा नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर डायरेक्टली इवन चेक करना हो तो नंबर एंड 1 ज़ोर 1 ले लेना, तो इससे तुम्हें डायरेक्टली इवन का पता चल जाएगा। अगर डायरेक्टली ऑड चेक करना होगा तो नंबर एंड 1 ले लेना। ये ऑपरेशन ज़्यादा फास्ट होते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन से, तो मॉड्यूलो की जगह तुम ये डायरेक्ट बिट ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस ऑपरेशन से, इस सिंगल ऑपरेशन से हम काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हमने नंबर एंड 1 करा तो इसकी ये वाली बिट, फर्स्ट बिट हमारी चेक हुई, अगर 1 होगी तो आंसर 1 होगा, अगर 0 होगी तो आंसर हमारा 0 होगा। मान लो हमें सेकंड बिट चेक करनी होती कि सेकंड बिट हमारी उस नंबर में 1 है या 0 है, तो हम अगर सेकंड बिट के साथ 1 का एंड लेते तो क्या हमारा ये रिज़ल्ट नहीं दे देता कि अगर 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। तो सेकंड बिट के साथ हम कैसे ले सकते हैं 1 का एंड? तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मेरा ये 5 नंबर है, हमने पहले फर्स्ट बिट के साथ 1 का एंड लिया, फिर हमने इसको राइट शिफ्ट कर दिया। राइट शिफ्ट करने पे ये 0 हमारा इधर आ जाएगा 1 की जगह, और 0 एंड 1 लेंगे। फिर हमने दोबारा से राइट शिफ्ट कर दिया। तो हम राइट शिफ्ट जब तक करते जाएंगे जब तक हमारा ये पूरा 0 नहीं हो जाता, और हर एक ith ऑपरेशन में हमें आराम से पता चल जाएगा कि वो ith बिट तुम्हारी 1 है कि नहीं है। तो अगर हमें ये फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं, सेट बिट का मतलब होता है तुम्हारी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें 1 कितने हैं, 1 को हम सेट बिट कहते हैं। तो सेट बिट, नंबर ऑफ सेट बिट कितने हैं, तो सिंपल सा आंसर है कि n को हम n एंड 1 करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो सेट बिट काउंट करेंगे, कंडीशन फॉल्स है तो सेट बिट काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम n को राइट शिफ्ट कर देंगे 1 से, और ये कब तक करते जाएंगे जब तक n ग्रेटर देन 0 है। तो एक मेथड तो ये हुआ। मैं इससे भी ज़्यादा आसान
और बहुत ही छोटा बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड बताऊंगा बिट सेट यूज़ करके। बिट सेट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वीडियो के एंड पे जाते जाते हम बिट सेट के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो मैं इससे भी आसान तरीका बताऊंगा कैसे तुम सेट बिट निकाल सकते हो बिट सेट को यूज़ करके। बट ये मेथड भी तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि मोस्टली लोग ये मेथड भी यूज़ करते हैं अपने कोड में। इसके बाद बारी आती है यार, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली, तो अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बाइनरी के क्वेश्चंस में, तो उन ऑपरेशंस को समझ लेते हैं कि कैसे वो ऑपरेशंस काम करते हैं। अगर हमें चेक करना हो कि हमारी jth बिट फ्रॉम राइट इज़ सेट और नॉट, तो राइट हैंड साइड में हमारी जो jth बिट है, मान लो s इक्वल्स टू 42 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो राइट साइड से हमारी jth बिट 1 है कि 0 है, अगर हमें ये चेक करना हो तो इसको हम किस ऑपरेशन से चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि राइट हैंड साइड से मुझे थर्ड बिट सेट करना है। थर्ड बिट का मतलब हम हमेशा 0th बिट पे काम करते हैं, यानी कि ये जो पहली बिट होती है हम इसको 0 मानते हैं, अगली बिट को 1 मानते हैं, अगली बिट को 2, अगली बिट को 3। तो हमें इस बिट का देखना है कि ये 1 है कि 0 है। तो अगर मेरे को इस बिट का देखना है कि ये 1 एंड 0 है, तो मैं ये क्या करना चाहूँगा कि इसके नीचे अगर मेरा 1 आ जाए और उसके साथ मैं एंड ले लूँ इस पूरे का, तो मेरे को सिंपली पता लग जाएगा कि अगर ये बिट सेट होगी तो 1 एंड 1 का मेरा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, वरना मेरा रिजल्ट 1 नहीं आएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस थर्ड बिट के नीचे 1 चाहिए। तो मेरा मान लो ये s गिवन था, s मेरा 42 है, तो इसका मैं एंड लूँगा। एंड लेकिन मैं किसके साथ लूँगा, तो 1 को मैंने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया 3 से। 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करना 3 से मतलब क्या हो गया, मेरा मान लो फर्स्ट बिट यहाँ पे 1 है, इसको मैंने लेफ़्ट शिफ्ट अगर 3 से करा तो ये एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो 3 बारी ये इधर चला गया। तो मेरा नंबर कुछ इस तरीके से बन गया। 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करना 3 का सिग्निफिकेंस यही हुआ कि यहाँ का 1 मैंने 3 बारी इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसका मैं जो एंड लूँगा, तो अगर मेरा आंसर कुछ पॉजिटिव इंटीजर आता है तो यानी कि ये बिट मेरी सेट थी, लेकिन अगर मेरा आंसर 0 आता है तो यानी कि ये बिट सेट नहीं थी, क्योंकि 1 को छोड़ के बाकी सारे तो मेरे 0 होंगे। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे बिट मेरा 1 है या 0 है, आंसर मेरा 0 ही आएगा क्योंकि एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर jth बिट हमारी सेट होगी तो हमारा आंसर कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर jth बिट हमारी 0 होगी तो हमारा आंसर हमेशा उस केस में 0 आएगा। सिंपल ऑपरेशन हमारी बनी, 1 लेफ़्ट शिफ्ट करना है, जो jth बिट है हमारी वो देखना है। यहाँ इस केस में थर्ड था तो हमने 3 से करा, अगर 5 होता तो हम 5 से करते, और इस जो ये नंबर हमारा आया इसका एंड ऑपरेशन लेना है हमारे गिवन नंबर के साथ। इसका रिजल्ट से हमें पता लग जाएगा कि हमारी jth बिट सेट है या नहीं है। अब मान लो हमारे jth बिट को हमें सेट करना हो तो वो भी बहुत सिंपल है। अगर इस बिट को हमें सेट करना हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये सेट है कि नहीं है, तो हम एंड ऑपरेशन को रिप्लेस कर देंगे और ऑपरेशन से, यानी कि s और 1 लेफ़्ट शिफ्ट j। तो अगर इसके साथ मैं और लूँगा ऊपर वाले इक्वेशन का, तो मेरे को यार सिंपल सी बात पता है कि अगर मैं और लेता हूँ तो यहाँ पे अगर 0 भी होगा तो 0 और 1 का और 1 हमेशा कर देगा, और 1 यहाँ पे पहले से ही है तो 1। तो तुम्हें पता लग गया कि अगर jth बिट को हमें ऑन करना होगा तो हम सिंपल यही जो ऊपर वाली चीज़ हमने करी है यही सेम चीज़ करेंगे, बस हमने ऑपरेशन और कर दिया था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा यहाँ पे क्या है, हमेशा हमारा यहाँ पे बिट वो सेट हो जाएगा, यानी कि jth बिट हमारा s के अंदर सेट हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू s और 1 लेफ़्ट शिफ्ट j। तो इस ऑपरेशन से सक्सेसफुली हम ये वाला बिट अपना ऑन कर सकते हैं। 1 और 0 का 1 ही होगा, 1 और 0 का 1 ही होगा, यानी कि s के जो बाकी के बिट्स हैं उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ jth बिट पे आएगा, और वो jth बिट पे चेंज क्या आएगा, वो ऑन हो जाएगा। अगर मान लो हमें ये ऑफ करना हो तो वो भी बहुत आसान है। ऑफ करने के लिए हम s के साथ उसका एंड लेंगे, नॉट ऑफ 1 लेफ़्ट शिफ्ट j। अब नॉट ऑफ 1 लेफ़्ट शिफ्ट j क्यों करा, अब मान लो यहाँ पे इस जगह मेरा ये नंबर बना 1 लेफ़्ट शिफ्ट j, ये नंबर है मेरा। अब मैं कहता हूँ ये नंबर यहाँ पे 1 है, तो इसका अगर मैं नॉट करूँगा तो यहाँ पे हर जगह 1 आ जाएगा, लेकिन इस 1 की जगह 0 आ जाएगा। तो अब s में ये वाला बिट हमारा 1 भी होगा या 0 होगा। अगर ये वाला बिट हमारा 0 है तो आंसर हमेशा इस बिट पे 0 ही आएगा, और बाकी बिट पे हमारे हर जगह पे 1 है, तो s के बाकी बिट पे हमारा कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा चेंज सिर्फ एक ही बिट होगा, वो होगा jth बिट चेंज होगा।
तो jth बिट को अगर ऑफ करना हो तो उसकी इक्वेशन होगी s इक्वल्स टू एस एंड नॉट अ 1 लेफ्ट शिफ्ट j। तो आई होप ये तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट में ज़रूर करना, ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के क्वेश्चंस के लिए। अगर मान लो अब हमें यही चीज़ फ्लिप करनी हो कि मान लो हमारी ये jth बिट ऑन है तो हमें ऑफ़ करना हो, ऑफ हो तो हमें ऑन करना हो, तो सिंपल सा फिर से वही करेंगे। तुम्हें पता है कि फ्लिप के लिए एक ही ऑपरेशन फेमस है, ज़ोर, क्योंकि अगर 0 का ज़ोर तुम 1 के साथ लोगे तो 1 कर देगा, अगर 1 का ज़ोर 1 के साथ लोगे तो वो 0 कर देगा। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे कि s इक्वल्स टू एस ज़ोर 1 लेफ्ट शिफ्ट j। 1 लेफ्ट शिफ्ट j से हमारी ये चीज़ आएगी। ऊपर वाले बिट में अगर 1 1 होगा तो s में ये बिट हमारी 0 हो जाएगी, वरना अगर 0 होगा तो ये बिट हमारी 1 हो जाएगी। तो इससे सक्सेसफुली हमने jth बिट अपनी स्वैप कर दी। और बाकी बिट में देखोगे तो बाकी बिट के लिए ये नीचे वाले जितने भी बिट्स हैं ये सारे 0 रहेंगे, तो ऊपर अगर 1 होगा तो 1 और 0 का रिजल्ट 1 ही आएगा, 0 और 0 का रिजल्ट 0 ही आएगा। तो तुम्हें पता चल गया एस के बाकी बिट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ jth बिट पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो jth बिट को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, वो करते हैं ज़ोर ऑपरेशन के साथ। अब हमें ये पता करना हो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी से भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा कौन से बिट नंबर पे है, तो उसका पता क्या करें। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का हमारा मतलब क्या है तो वो जान लेते हैं। तो मान लो s इक्वल्स टू 40 है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है 40 का कुछ। तो तुम जानते हो जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमारे हर एक बिट की वैल्यू बढ़ती जाती है। पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, 8 होता है, ऐसे ऐसे करके हर एक बिट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का ये मतलब है कौन सी ऐसे बिट है जो 1 है और सबसे कम वैल्यू की है। तो जो सबसे पहला 1 आएगा हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में वो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो बिट है हमें ये पता लग जाए कि ये कौन सी है। तो हमने क्या करा, हमने करा s का हमने एंड ले लिया माइनस एस से। अब तुम्हें पता है इंटीजर में शायद पता ना हो, मैं बता देता हूँ फिर भी, कि अगर किसी नंबर को तुम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम डायरेक्टली ये कर देते हैं, लेकिन अगर उसी सेम नंबर का नेगेटिव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाइनरी में तो हम पहले उसकी पॉजिटिव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, फिर उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जिनको 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं आता वो एक बारी पढ़ लें, काफ़ी बेसिक सा है, बहुत छोटा सा है, आराम से समझ आ जाएगा। बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी तुम्हें आना चाहिए, वो इजी पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ तुम पे कि तुम सीख जाओगे। वो एक सिंपल सी चीज़ है, वो पढ़ते ही आ जाती है आराम से। तो हमने 2s कॉम्प्लीमेंट से -40 निकाला, तो -40 कुछ इस तरीके से होगा कि जिसमें हर एक बिट फ्लिप होता है, लेकिन जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा हमारा वहाँ पे हमेशा 1 होगा यहाँ पे भी, और उसको छोड़ के हर एक बिट हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट होगा। यानी कि s में और -s में बस एक ही बिट हमारा सेट होगा दोनों बिट में, मतलब सेम जगह, वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है। यानी कि इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को छोड़ के हमारे सारे बिट अपोजिट होंगे -s में कंपेयर टू s। तो अगर सिर्फ एक ही बिट हमारा सेम हुआ और वो 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा कि उसी बिट पे 1 होगा और बाकी सारे नंबर 0 होंगे। तो हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा 8, जिससे हमें पता चलेगा 8 वैल्यू है हमारी उस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, तो 8 हमारी वैल्यू आई। अब अगर तुम इंटीजर के टर्म में जानना चाहते हो कि इंटीजर के टर्म में ये 8 कौन से नंबर ऑफ बिट पे आता है, तो वो सिंपल सा फंडा है कि log 2 बेस 8 ले लो। अब ये कैसे काम करेगा, तो 8 तुम जानते हो 2 की पावर 3 होगी, 2 की पावर 3 से 3 बाहर आ जाएगा और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा तुम्हारा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इससे, थर्ड बिट, हमारा थर्ड बिट सेट है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा ऐसे निकलता है कि s एंड -s से हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका अगर log ले लोगे log बेस 2 के साथ, तो वो तुम्हें बिट बता देगा कि कौन सी बिट तुम्हारी सेट है तुम्हारे s में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हम बाइनरी जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग बूल का यूज़ करते हैं, वेक्टर बूल का, या फिर इंट का
कोई भी एक एरे बना लेते हैं, वो ये स्टोर करते जाते हैं कि अगर हमारा बिट सेट है तो वहाँ पे 1 डाल देंगे, अगर बिट सेट नहीं है तो उस इंडेक्स पे 0 डाल देंगे, और वो पूरा एरे मेरा बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंट करता है हमारे एक इंटीजर का। तो मैं ये नहीं कहता वो मेथड ख़राब है या गलत है, वो मेथड सही है, लेकिन हमारे पास उससे एक अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा, जो कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बना है, वो है बिट सेट। हम इसको रिप्रेजेंट नाम से करते हैं, हम इसको बिट सेट नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिक्लेयर करने का ये प्रोसीजर होता है, हम लिखते हैं बिट सेट, फिर ये वाले ब्रैकेट आते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं कितने साइज़ का हमें बिट सेट बनाना होता है। तो जनरली अगर तुम्हें 10 की पावर 9 तक के इंटीजर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो उसमें मैक्स टू मैक्स 32 बिट्स तक होते हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते करते मैक्स टू मैक्स तुम्हारे 32 बिट लगेंगे एक 10 की पावर 9 इंटीजर को रिप्रेजेंट करने में। 10 की पावर 18 के इंटीजर को रिप्रेजेंट करने में मैक्स टू मैक्स तुम्हें 62 बिट्स लगते हैं। तो यानी कि तुम्हें पता है कि इसका एक कांस्टेंट साइज़ ही होगा। अगर तुम्हारा लॉन्ग में है, यानी कि 10 की पावर 18 का रेंज है, तो तुम 62 या 64 इसका साइज़ दे सकते हो। अगर 10 की पावर 9 या उससे छोटा है तो इसका साइज़ तुम 35 या 40 ऐसे ही कुछ रेंडमली दे सकते हो। तो इसका एक कांस्टेंट साइज़ होता है, वो तुम इसको स्टार्टिंग में ही दे देते हो, फिर वेरिएबल का नाम आ जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ये हमारा ज़्यादा फ़ायदेमंद कैसे होता है कंपेयर टू वेक्टर बूल। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिट सेट में हमारे नंबर कैसे स्टोर होते हैं। तो जैसे हमारा बूल होता है उसी तरीके से हमारा बिट सेट होता है। बिट सेट के भी अंदर हमारा हर एक प्लेस पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। बिट सेट जैसे एरे होता है हमारा, वैसे ही हम ऑपरेट करते हैं इसको, बिल्कुल सिमिलर एरे की तरह। मान लो हमने बिट सेट साइज़ हमने 32 A बना लिया, तो A का 0 बेस इंडेक्सिंग से हमारा रिप्रेजेंट होता है पूरा एरे की तरह 0 से लेके 31। लेकिन बिट सेट में ये होता है कि तुम्हारा अगर मान लो तुम्हें ये S40 तुमने बिट सेट में रिप्रेजेंट करा, तो तुम्हारा A0 क्या रिप्रेजेंट करेगा इस बिट सेट में। तो A0 तुम्हारा राइट साइड से जो फर्स्ट बिट होगी, यानी कि परफेक्ट बाइनरी टर्म्स में तुम देखा जाए तो फर्स्ट 0th बिट तुम्हारा A0 रिप्रेजेंट करेगा, A1 तुम्हारा फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट करेगा, A2 तुम्हारा सेकेंड बिट रिप्रेजेंट करेगा। तो बिट सेट में ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही सेव होता है, यानी कि हमें कुछ रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही ऑर्डर में होता है। तो बिट सेट में भी हमारा 0 1 में होता है और बूल में भी हमारा 0 1 में होता है। तो हम बिट सेट यूज़ क्यों करते हैं, तुम्हें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि यार ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, इसको यूज़ करने से तुम्हें क्या क्या ऐसी चीज़ों का फ़ायदा होगा जो वेक्टर या एरे में तुम्हें चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी। एक तो पहली बात ये होती है कि बिट सेट में तुम डायरेक्टली इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने जो ये देखा था कि फाइंड द नंबर ऑफ सेट बिट, तो उसमें हमने क्या करा था, हमने एक एक सिंगल बिट को चेक करा था। अगर वो सेट है तो हमने काउंट कर लिया था, अगर सेट नहीं है तो उसको 0 कर दिया था। तो अगर तुम्हें एक नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो हम यही सेम प्रोसीजर करते हैं उस नंबर के साथ, कि उस नंबर का एंड लेते हैं, उसको राइट शिफ्ट करते हैं और देखते जाते हैं क्या ये वाली बिट सेट है। सेट है तो एरे में उस पोजीशन में हम 1 कर देते हैं, वरना हम 0 स्टोर कर देते हैं। तो हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। बिट सेट में ये चीज़ तुम ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक इंटीजर n है, तुमने C(n) करा, तुमने बिट सेट बनाया 32S के नाम से, इसमें पैरेंथेसिस लगाया और n लिख दिया। अब n का जो तुम्हारा बाइनरी फॉर्म होगा वो ऑटोमेटिकली बिट सेट के अंदर स्टोर हो चुका है। तुम्हें ये ऊपर वाले ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला पूरा लूप है, ये तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा बाइनरी फॉर्म आराम से बिट सेट के अंदर स्टोर हो गया है। दूसरी बातें करते हैं। अब मैंने बिट सेट के अंदर S के अंदर हमारा बाइनरी फॉर्म तो रिप्रेजेंट हो गया। अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है डायरेक्टली स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो वो भी डायरेक्टली एक फंक्शन से हो जाता है। अब तीसरी बात करता हूँ कि मान लो मेरे को बाइनरी तो पता है, मैंने इसमें कुछ ऑपरेशंस करे और मैंने कुछ बाइनरी S में कुछ चेंजेस करे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ चेंजेस करने के बाद जो ये मेरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुई, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या है। तो यानी कि बाइनरी से इंटीजर में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी तुम्हें पहले अलग से लूप लगाना पड़ता होगा कि अगर सेट बिट है तो 2 की उस प्लेस के पावर से मल्टीप्लाई करो और उसको एक सम में तुम ऐड करते जाओ। जब सारा कर लोगे तो तुम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। ये तुम्हारा नाइव वे होता है। लेकिन तुम बिट सेट अगर यूज़ करते हो तो बाइनरी से डायरेक्टली इंट में भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं सारी एक प्रोसीजर समझाता हूँ। तो मान लो हमने S में डायरेक्टली n का बाइनरी फॉर्म S के अंदर स्टोर हो चुका है। मैं अगर सी आउट S ऑफ i
करता हूँ और i को मैं 1 से लेके 32 तक चलाता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा नंबर सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब तुम देख रहे हो कि नंबर सारे इसी फॉर्म में प्रिंट हुए हैं। A0 0 0 8 था तो ये 1 हुआ। ऐसे फॉर्म में हमारे सारे नंबर एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे को अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में करवाना हो किसी नंबर का बाइनरी तो मैंने करा cout s.toString, तो इससे डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग बना लेगा। अगर तुम्हें किसी स्ट्रिंग ऑपरेशन करना है, मतलब बाइनरी नंबर तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें इसमें स्ट्रिंग की तरह ऑपरेट करना है तो एक स्ट्रिंग बना लो, उसमें s.toString करोगे तो ये पूरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर का एज अ स्ट्रिंग सेव हो जाएगा उस वेरिएबल के अंदर और तुम उसको स्ट्रिंग की तरह ऑपरेट कर सकते हो। अब मैंने कहा s के अंदर जो बाइनरी पड़ा है इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगी मेरे को ये डायरेक्टली पता करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे s.to_ulong। ulong का मतलब होता है अनसाइंड लॉन्ग। अब तुम्हें पता है कोई भी एक बाइनरी नंबर है तो हम उसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यार वो हमारा अनसाइंड इंट ही बनता है। तो अनसाइंड लॉन्ग तक के लिए अगर तुम्हें कोई भी नंबर प्रिंट करवाना हो, यानी कि s का साइज देखा था मैंने 32 था, तो 32 तक तो हमारा लॉन्ग के अंदर आराम से आ जाता है तो हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन मान लो अगर ये 62 होता, यानी कि लॉन्ग 10 की पावर 18 तक का इंटीजर हो सकता था, तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं u लॉन्ग मतलब l फिर लॉन्ग, तो इसका l लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग, तो हमारा फिर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता। वही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो s के अंदर स्टोर है वो इंट में क्या आता है। तो अगर हम ये करते हैं तो s के अंदर मान लो n मेरा 8 था तो s के अंदर क्या स्टोर होगा 1 0 0, तो इसका ये करता हूँ मैं s.toUlong, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 8, तो ये मेरे को डायरेक्टली मिल गया। यानी कि देख रहे हो यार कितना फास्ट एक्शन है। इसी सेम काम के लिए तुम देखोगे बहुत सारे अच्छे कोडर भी इस सेम काम को लूप के साथ करते हैं। ऊपर वाले सेम काम को कि इस n को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको भी लूप के साथ करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है बिटसेट जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जिनको इसके बारे में पता है वो मोस्टली यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ देता है। ये तो हमने बात करी चेंजेस करने में, यानी कि बाइनरी टू इंट में, इंट टू बाइनरी में, बाइनरी टू स्ट्रिंग में, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं। अब इनबिल्ट फंक्शन क्या है, मान लो तुमने s बनाया, कोई एक बिट सेट बनाया, तुम चाहते हो इस बिट सेट में तुम्हारे जितने भी बिट्स हैं वो सारे 1 हो जाएं, तो हमने s.set अगर फंक्शन कॉल कर दिया तो हमारे सारे बिट 1 हो जाएंगे। अगर हमने s.reset फंक्शन कॉल कर दिया तो हमारे सारे बिट 0 हो जाएंगे। अगर हमें ये पता करना है कि jth बिट ऑन है कि नहीं है तो हमने कहा s.test jth बिट, जो बिट हमें पता करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर आंसर ट्रू आएगा तो यानी कि वो बिट ऑन है, अगर फॉल्स आएगा तो वो बिट ऑफ है। तो तुमने देखा हमने ऊपर यही मेथड सीखा था किसी और तरीके से, लेकिन इससे हम डायरेक्टली कर पा रहे हैं। फिर हमने देखा s.all क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या तुम्हारी सारी बिट सेट के अंदर सेट है या नहीं है। अगर सारी बिट तुम्हारी 1 होगी तो s.all तुम्हें रिटर्न करेगा ट्रू। s.none उसी तरह रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब सारी बिट तुम्हारी ऑफ होंगी। और s.any रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब तुम्हारी कोई भी एक बिट ऑन होगी। इसके और भी इनबिल्ट फंक्शन है जो तुम C++ रेफरेंस से आराम से पढ़ सकते हो। मैं C++ में एक बारी ज़रूर देख लेना कि इनबिल्ट फंक्शन को कैसे लिखते हैं। बहुत बारी हो जाता है यार नोट्स बनाते टाइम मैं कुछ फंक्शंस गलत लिख देता हूँ। जैसे प्रायोरिटी क्यू में मैंने पॉप फ्रॉम फ्रंट लिख दिया था, वो एक्चुअली में पॉप फ्रंट होता है। तो यार एक बारी मेरे नोट्स के बाद C++ में खुद से भी रीचेक कर लिया करो कि कौन सा फंक्शन क्या काम आता है, तुम्हें इससे याद भी हो जाएगा और एक बारी इसको यूज़ भी कर लोगे इम्प्लीमेंट करके, तो काफ़ी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेट से हमारे बहुत सारे काम ऐसे थे जो डायरेक्टली हो जाते हैं, वरना उसी सेम काम के लिए हमें लूप लगाने पड़ते थे। तो बिट सेट काफ़ी एक यूज़फुल चीज़ है जो आने वाले वीडियोस में मैं ज़्यादातर सारे क्वेश्चन में बिट सेट का यूज़ करूँगा जितना यूज़ हो पाएगा। तो यार इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, इसमें कोई एक डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वीडियो को आज ख़त्म करेंगे यार 2 क्वेश्चन सॉल्व करके। आज का पहला क्वेश्चन है कि यार हमें सारे सब सीक्वेंसेस अगर प्रिंट करवाने हो, मान लो हमें ये कोई स्ट्रिंग दी है या कोई नंबर ही दिया होता तो उस नंबर के हमें सारे सब सीक्वेंसेस क्या क्या हैं हमें वो प्रिंट करवाना होता, तो उसको हम बाइनरी टर्म्स में कैसे करवाते। तो हमने सिंपल कहा कि हमें ये स्ट्रिंग मिली हुई है एक्स वाई जेड, तो इसके सारे सब स्ट्रिंग क्या होंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, वाई जेड एक्स वाई जेड।
तो हमने कहा इसको हम बिट मास्क अगर कर दें, इस पहले ज़ीरो वाले को, यानी कि कोई भी एक सबसीक्वेंस नहीं है उसको हमने ज़ीरो से रिप्रेजेंट करा, और उसके बाद वाले को सबको किससे रिप्रेजेंट करा, एक एक बिट से, यानी कि x को हमने 1 से रिप्रेजेंट करा, y को हमने 2 से रिप्रेजेंट करा, z को हमने 3 से रिप्रेजेंट करा, x y को हमने 4 से रिप्रेजेंट करा। तो यानी कि देख रहे हो हम बिट मास्किंग कर रहे हैं, एक सीक्वेंस की हम बिट मास्किंग कर रहे हैं, इसी को बिट मास्किंग कहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमारा नंबर 1 होगा तो हमें x प्रिंट करवाना है, कि यानी कि हम इस सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अगर हमारा नंबर 4 होगा तो हमें एक्स वाई प्रिंट करवाना है। तो हमारा एक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन सी सब सीक्वेंस प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसको इस प्रोग्राम से समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस हमारे क्या होंगे, तो तुम्हें पता है स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमारी n है तो टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस हमारे होंगे 2 की पावर n, यानी कि 8 होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस। तो हमने कहा कि हमें जनरेट करने हैं सारे सब सीक्वेंसेस। हमने एक फंक्शन बनाया void generate नाम से, उसमें एक स्ट्रिंग बना ली a नाम से। हमने एक रेंज बनाई इंटीजर की, कि हमने मान लो 0 से चलाना शुरू करा, तो ये 7 वाला जो नंबर है ये हमारा लास्ट सब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लास्ट नंबर होगा, यानी कि ये जो हमारी रेंज होगी वो क्या होनी चाहिए, वो होगी 2 की पावर n माइनस 1। तो मैंने 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा n से, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो अब 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 क्यों करा हमने, मान लो n अगर मेरा 3 था तो 2 की पावर n होता 8 को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 अगर माइनस 1 कर दें तो हमारे को 7 मिल गया, क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से देख रहे हैं। तो हमें 2 की पावर n माइनस 1th नंबर चाहिए था, कि हमें यहाँ तक लूप चलाना है। तो हमें यहाँ तक का नंबर मिल गया। तो हमने कहा i को 0 से चला दो रेंज तक के लिए। सब सीक्वेंस क्या प्रिंट करवानी है, हमें ये स्ट्रिंग भेजी उस फंक्शन में कि प्रिंट सब सीक्वेंस ऑफ ये जो a स्ट्रिंग है इसका, और ये जो नंबर है i हमारा, ये नंबर बताएगा कि कौन सी सब सीक्वेंस प्रिंट करवानी है। तो हमने ये एक प्रिंट सीक्वेंस नाम करके फंक्शन ऊपर बना रखा था, ये कुछ नहीं करेगा, ये वो सब सीक्वेंस प्रिंट करवा देगी जो ith नंबर को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो इसमें हमने स्ट्रिंग पहले a ले ली और वो इंटीजर ले लिया i, कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस हमें प्रिंट करवानी है। एक हमने इंडेक्स बना लिया अपना IDZ नाम करके, ये इंडेक्स प्रिंट करवाएगी a का, कि हमें अगर IDZ इस वाले इंडेक्स को प्रिंट करवाना है कि नहीं करवाना। तो वो चीज़ हम एक्सेस करने के लिए हमने इंडेक्स के लिए IDZ बना लिया। हमने क्या कहा कि जब तक नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है हम तब तक चेक करते रहेंगे। हम क्या चेक करेंगे, तो मैंने कहा इसमें अगर तुम ये तीनों देखो, ये 3 तुम्हारे कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग के। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये बिट हमारा 1 है तो मेरे को x को उस सब सीक्वेंस में प्रिंट करवाना है। ये बिट अगर मेरा 0 है तो मेरे को x को उस सब सीक्वेंस में प्रिंट नहीं करवाना। तो यानी कि हर एक बिट मेरा रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर। तो मेरा पहला आता 1, तो मैं देख रहा हूँ इसमें बस x मेरा 1 है, बाकी दोनों 0 है, तो x मेरा प्रिंट हो गया। अगले में y सिर्फ 1 है, बाकी दोनों 0 है, तो मेरा y प्रिंट हो गया। z के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। z जब प्रिंट होगा वो बेसिकली इस वाले सब सीक्वेंस में प्रिंट होगा, यानी कि जब हमारा i 4 होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ z 1 है। जब हमारा ये i 3 होगा तो तुम देख रहे हो x 1 है और y 1 है, यानी कि x y इस केस में प्रिंट हो जाएगा। इस केस में y और z प्रिंट हो जाएगा, सॉरी इस केस में x और z प्रिंट हो जाएगा, इस केस में z और y प्रिंट हो जाएगा, और इस केस में तीनों प्रिंट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि सारे सब सीक्वेंसेस प्रिंट हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। अब हर एक बिट ऑन है या ऑफ है, इसको भी तुम 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका वो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, i एंड 1 करा, हमने पूछा कंडीशनल ऑपरेटर का मैंने यूज़ करा है कि i एंड 1 अगर मेरा ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है, वरना कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने कहा अगर मेरा बिट ऑन है तो सी आउट कर दो a ऑफ IDZ, कि ये वाले प्लेस का जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको सी आउट कर दो, वरना सी आउट क्या कर दो, कुछ भी नहीं। मैंने एम्प्टी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कि उस केस में मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। IDZ को मैंने बढ़ा दिया कि पहले कैरेक्टर के लिए मैंने चेक कर लिया है, अगले कैरेक्टर पे जाना है, और i को भी मैंने एक बिट शिफ्ट कर दिया कि अब मैंने x वाला देख लिया तो y को मैं x की जगह ले जाऊंगा और इसका 1 के साथ एंड करूंगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तुम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बिट सेट बना लेते 32 साइज का s नाम से,
और s के अंदर i को पास करवा देते, फिर हम सिंपल फॉर लूप में आइटरेट कर देते कि s का ये वाला बिट सेट है या नहीं है। तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता था। तो मैंने इस तरीके से करा है, तुम एक बारी बिट सेट यूज़ करके देखना कि बिट सेट से तुम्हारे सारे सबसिक्वेंसेस प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने 2 की पावर n सब सीक्वेंसेस प्रिंट करवाए हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखोगे तो वो निकल के आएगी 2 की पावर n-1 इंटू में n। तो ये कैसे आई, तो 0 से लेके रेंज तक चलाने के लिए, यानी कि 1 से लेके 2 की पावर n-1 तक का हमने लूप चलाया। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई इस वाले फंक्शन की। और इस लूप के अंदर हमने क्या करा, प्रिंट सीक्वेंस। प्रिंट सीक्वेंस हमारा कितनी बारी चलेगा, तो स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है उतनी बारी, यानी n बारी चलेगा, यानी कि 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय n। तो ये काफ़ी कॉस्टली तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब सीक्वेंसेस के, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसमें तुम्हें सारे सब सीक्वेंसेस जनरेट करने होते हैं, वरना मोस्टली तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, ताकि बिना सब सीक्वेंसेस जनरेट करे तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो जिस भी क्वेश्चन में तुम्हारी रेंज मान लो n की 20 तक या 10 या 20 ऐसे बहुत छोटी सी रेंज होती है, तो उस केस में ही तुम ये सोचा करो कि इस केस में मैं सारे सब सीक्वेंसेस जनरेट कर सकता हूँ। जब भी n की रेंज तुम्हारी 100 या 50 या इन सबसे बड़ी हो, तो हमेशा ये सोचो इस केस में सारे सब सीक्वेंसेस मैं जनरेट नहीं कर सकता। यार दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि हम हैमिंग डिस्टेंस देखेंगे कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये हैमिंग डिस्टेंस पे क्वेश्चन आता है। तो हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ बिट डिफरेंट इन 2 नंबर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो जैसे 2 है, तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेरा 0 1 0 होता है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मेरा 1 0 1 होता है। तो कितने बिट के ऐसे पोजीशंस हैं जिसमें मेरे बिट दोनों जगह डिफरेंट है। तो पहला बिट मैं चेक करता हूँ तो दोनों जगह 0 है, तो मेरा ये काउंट नहीं होगा हैमिंग डिस्टेंस में। दूसरा मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि हैमिंग डिस्टेंस में ये काउंट होगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 हो गया। तो हैमिंग डिस्टेंस इन दो नंबर का क्या आएगा, 2 आएगा। कितने ऐसे पोजीशंस जहाँ पे दोनों उस इंटीजर के अंदर वो बिट तुम्हारा अलग है, तो वो होता है हैमिंग डिस्टेंस। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम्हें सम ऑफ पेयर वाइज हैमिंग डिस्टेंस प्रिंट करवाना है n इंटीजर्स का। सम ऑफ पेयर वाइज हैमिंग डिस्टेंस ऑफ n इंटीजर्स क्या होगा कि तुम्हें एक n इंटीजर्स दे रखे होंगे, तो उन n इंटीजर्स में से मान लो कोई एक 2 इंटीजर्स हैं जिसका एक स्पेसिफिक प्लेस पे बिट चेंज है, तो यानी कि वो एक पेयर बनाएंगे। जैसे 2 और 4 ही होते, तो 2 और 4 में सम क्या आता, तो एक एक ये आ जाता है, एक पेयर ये बन गया तुम्हारा और एक पेयर तुम्हारा ये बन गया। तो यही काम हमें n नंबर्स के लिए करना है। और पेयर तुम्हारा किस हिसाब से बनेगा, तुमने 2 और 4 का पेयर बनाया है तुम, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 4 और 2 का भी पेयर बना सकते थे कि 4 और 2, अगर तुमने पहला नंबर 4 ले लिया और दूसरा नंबर 2 ले लिया, तब भी यही सेम हैमिंग डिस्टेंस आता। तो सम करना था हमें हैमिंग डिस्टेंस का पेयर वाइज जितने भी n इंटीजर्स हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यार इसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ पहले, जो खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर का एक बड़े से एरे में ये चीज़ स्टोर करवा लेंगे कि कितने नंबर्स का एक बिट पे 1 है और कितनों का 0 है। तो उससे क्या आ जाएगा, हमें टोटल n में से किसी भी एक स्पेसिफिक बिट की मैं बात करूं, हमें ये पता चल जाएगा कि इस बिट पे हमारा कितने नंबर्स का 1 है। तो अगर वो हमने n से माइनस कर दिया तो हमें ये पता चल जाएगा कितने नंबर्स का वहाँ पे 0 है। तो सम बेसिकली क्या होगा कि जितने मेरा 1 होगा इनटू में जितना मेरा 0 होगा, ये बेसिकली मेरे को पेयर्स बताएगा कि कितने पेयर्स बने। फिर इनटू में 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, तो 2 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे 2 और 4 पेयर लिया था, मैं 4 और 2 पेयर भी ले सकता हूँ। तो इनटू 2 से मैं पेयर को रिवर्स करके भी ले सकता हूँ। तो इनटू 2 उस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि मान लो मेरा 1 कितने नंबर्स का है, मेरा 1 है 5 नंबर का, 0 कितने नंबर का है, 0 है मेरा 4 नंबर का। तो ये 5 नंबर इन 4 नंबर के साथ कितने पेयर बनाएंगे, तो वो होगा 5 इंटू 2, 10 पेयर बनाएंगे। इनटू में 2 कि अगर अपोजिट में कर दूं तो यानी कि टोटल में मेरे 20 पेयर बन जाएंगे, जो एक हैमिंग डिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे 2 इंटीजर। और ऐसे मैं हर एक बिट के लिए काउंट करूंगा, यानी कि हर एक बिट के लिए। इसको अच्छे से समझने के लिए कोडिंग पार्ट देख लेते हैं, उसमें तुम ये भी समझ लेना कि कैसे मैं n नंबर्स के बिट को एक सिंगल इंटीजर में
काउंट करके पता लगाता हूँ कि कितने नंबर्स का वहाँ स्पेसिफिक बिट मेरा 1 है। तो ये एक छोटा सा कोड मैंने तैयार करा है इस क्वेश्चन के लिए कि मैंने पहले n इनपुट ले लिया कि मेरे कितने नंबर्स हैं। तो मेरे 4 नंबर्स हैं, एक मैंने वेक्टर बना लिया ये नंबर को सेव करने के लिए फॉर ऑटो एंड आई। इस वाले सिंपल फॉर लूप से मैंने ये चारों नंबर इनपुट ले लिए वी वेक्टर के अंदर। फिर मैंने एक बी एरे बनाया कि इसमें मैं ये स्टोर करूँगा कि बी ऑफ आई मेरा रिप्रेजेंट करेगा ith बिट, कि ith बिट में कितने ऐसे नंबर हैं n के अंदर जो मेरे 1 हैं। यानी कि बी ऑफ 0 मेरा ये रिप्रेजेंट करेगा कि इन चारों नंबर्स में से कितने ऐसे नंबर हैं जिसकी फर्स्ट बिट मेरी ऑन है। तो उसको मैं कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस फॉर लूप लगाया कि वी में इन सारे नंबर में ट्रैवर्स करूँगा एक एक करके। बिट सेट मैंने बनाया एस और उसके अंदर आई भेज दिया, यानी कि जो ith नंबर होगा उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो मैंने एस के अंदर भेज दिया। फिर मैंने 0 से लेके 63 तक का लूप लगाया कि मेरा एन ए ऑफ आई जो है वो 10 की पावर 18 तक हो सकता है। उसको हैंडल करने के लिए मैंने 63 तक की रेंज ले ली है। अगर कोई छोटा नंबर होगा तो तुम 32 तक की रेंज भी ले सकते हो। तो मैंने सिंपली ये कहा कि अगर उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में jth बिट मेरा सेट है तो b ऑफ j को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। अगर jth बिट मेरा सेट नहीं है तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं होगा। तो इस हिसाब से हर एक नंबर के लिए 0 से लेके 62 बिट जितने भी मैक्स बिट हो सकते हैं मैंने सारे बिट चेक कर लिए। अगर वो सेट होगा तो बी में मैं प्लस प्लस कर दूंगा और वरना नहीं करूँगा। हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने 2 वेरिएबल बनाया। सम मेरा फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करेगा और काउंट मेरा जो मैं ith बिट चेक कर रहा हूँगा उसमें कितने ऐसे नंबर थे जो उस बिट पे सेट थे, ये मेरा काउंट पता करेगा। मैंने सिंपल एक फॉर लूप लगाया बी के लिए। अब मैंने ट्रेस का यूज़ करा है। ट्रेस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डीबगिंग के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो डालने वाला हूँ। तो उसमें ट्रेस का तुम्हें बेसिक फंक्शन बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ हो सकता है ट्रेस का। तो ट्रेस बेसिकली मेरे को क्या बताएगा कि ith नंबर मेरा क्या है। तो फर्स्ट नंबर मेरा 0th बिट के बारे में बताता है, तो ये आ रहा है 2। तो 2 कैसे आ रहा है 1 और 3, इन दोनों का जो मेरा फर्स्ट 0th बिट होगा वो 1 होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो तुमने देखा बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा कि b ऑफ 0 में कितने नंबर हैं जिनका 1 है, तो वो है 2। तो काउंट में मेरा 2 आ जाएगा। तो सम में प्लस मेरे को क्या करना था 2 इंटू n मेरे टोटल कितने थे 4। तो 4 में से 2 नंबर ऐसे हैं जिनका वहाँ पे बिट सेट है, तो 2 नंबर ऐसे हुए जिनका वहाँ पे बिट सेट नहीं है। तो टोटल पेयर कितने बनाएंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 2, क्योंकि इसको रिवर्स कर दूंगा तो वो भी पेयर काउंट हो जाएंगे। तो सम में ये प्लस करवाता गया और फाइनली मैंने सम को आउटपुट कर दिया। तो ये सिंपल सा एक कोड है, लेकिन बहुत लोगों को हैमिंग डिस्टेंस क्या एक टर्म होती है वही नहीं पता, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। और बहुत लोगों को ये भी नहीं आता था कि एक नंबर का बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो बिट सेट से मैंने इम्प्लीमेंटेशन बता दी कि बहुत ज़्यादा सिंपल बिट सेट से हो जाएगा तुम्हारा। और n नंबर्स के तुम्हें काउंट करना हो कि ith बिट पे कितने नंबर ऐसे हैं जिनकी सेट बिट हो, तो उसके लिए ये वाला फॉर लूप है, वो तुम्हारा आराम से तुम्हें बता देगा। ये चीज़ तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आती है। जितने भी एंड और के क्वेश्चन होते हैं मैं कल या परसों ही एक वीडियो निकालूंगा क्वेश्चन से जिसमें स्टार्ट करेंगे हम बाइनरी बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन से। तो तुम देखोगे मोस्टली क्वेश्चन में ये वाली चीज़ काम आती है या फिर ज़ॉर का कोई ऑपरेशन काम आ रहा होता है। तो आई होप यार तुम्हें बिट मैनिपुलेशन के आज के जितने भी टर्म्स हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। किसी भी पार्ट में मेरे से कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ छूट गया हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो उसको तुम कमेंट डाउन कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोई भी ऐसी चीज़ अगर रह जाएगी जो आज तुम्हें समझ नहीं आएगी तो वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें दिक्कत करेगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना मत, अच्छे से समझ लेना। कोई चीज़ में डाउट हो तो वो पूछ लेना। तो थैंक यू सो मच गाइज, अपनी नेक्स्ट वीडियो में।